हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन वशिष्ठ है। मैं लास्ट 5 ईयर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। अभी मैं राकेश यादव सर की जो कोचिंग है प्रूडेंस कोचिंग सेंटर, उसके जयपुर सेंटर पर ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ। ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो कोर्स चल रहा है ऑनलाइन फ्री कोर्स, उसके आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर के सेकेंड पार्ट को डील करने वाले हैं। तो जैसा कि हर वीडियो के शुरू में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे पढ़ाने के तरीके से एरर को समझ पाएँ, क्योंकि अब देखना ये वाला जो सेंटेंस है, मैं इसके अंदर ऐसा लिखने वाला हूं कि मैनी ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, हेल्पिंग और मेन वर्ब प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता कि प्रेपोजिशन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो आप ये चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ज़रूरी है कि आप मेरे कोर्स को सीक्वेंशियल वे के अंदर देखें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक साइन बना आ रहा होगा, डाउन साइन, ठीक है, ऐसे नीचे का निशान बना रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। उसमें जो पहला ही लिंक होगा वो मेरी प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उसमें सारे वीडियोस मैंने सीक्वेंशियल वे के अंदर अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। आप उसी सीक्वेंस में उन वीडियोस को देखिए। और सेकंड जो लिंक होगा वो मेरे नोट्स का लिंक होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स डील करता हूँ, उस पर आगे एरर काफ़ी सारे होते हैं, यहाँ पे एक ही एरर डील करता हूँ मैं उस कॉन्सेप्ट पे, बाकी जो एरर आप उस नोट से उठा सकते हैं, ठीक है। और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को एक बार देखते समझ में आ जाएंगे, तो वो मैं वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो आप नोट से डिस्कस कर लेंगे अपने आप, ठीक है, खुद से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार आपको सारे सेंटेंस देखने का मौका दे देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके सारे सेंटेंस देख लो और खुद से एक बार एरर निकालने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लेंट अगेंस्ट अमन सर, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करने की बात करूं तो हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लेंट मेन वर्ब हो गया, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, और ये अमन सर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखना है, स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है। इससे पहले मैंने दो वर्ड लिख रखे हैं, एक लिख रखा मैनी और एक लिख रखा ए। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ मेरे भाई, सब बच्चों को पता है कि मैनी के बाद नाउन प्लूरल आता है, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स, है ना। एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो वर्ड्स हैं ना सारे के सारे, मैनी के बाद क्या होता है, अ नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, मोर देन वन के बाद अब क्या होता है, द नंबर ऑफ के बाद में क्या करना है, अ ग्रेट मैनी के बाद क्या करना है, गुड मैनी के बाद क्या करना है। आप जब मेरे नोट्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर देखेंगे तो आपको अलग से एक साथ साथ टेबल लगा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नाउन कैसा आता है और वर्ब कैसी आती है, तो आप उस टेबल को एक बार जरूर ध्यान से देख लेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दूंगा ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन उस टेबल को थोड़ा सा फिर भी याद कर लेना, ठीक है। पेपर में अगर क्लिक ना हो तो कम से कम आंसर तो याद हो जाएगा। फिर भी कोशिश, मैं कॉन्सेप्ट दे दूँगा आपको, लेकिन कोशिश करना उस टेबल को याद कर लो, ठीक। आ जाओ इस पर। अब समझने की कोशिश करना। आपको पता है कि ये ए एन जो होते हैं वीकर फॉर्म ऑफ वन होते हैं। मैंने जैसा आपको द आर्टिकल, ये जो आर्टिकल चैप्टर के अंदर पढ़ाया था, ठीक। देखना जरा, अगर मैं कहूँ अ बॉय इज़ वेटिंग आउटसाइड, अ बॉय इज़ वेटिंग आउटसाइड, तो कितने लड़के वेट कर रहे होंगे बाहर, एक लड़का वेट कर रहा होगा। यानी किसी भी नाउन से पहले अगर आप अ या ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हो तो उसका अंडरस्टूड वो नंबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब समझना कि ये ए आर्टिकल अगर इसके लिए आया है तो यहाँ पे स्टूडेंट आएगा, और ये मैनी अगर ये क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव इसके लिए आया है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा। तो किसकी बात मानूँ, मैनी की बात मानूँ कि ए की बात मानूँ। समझना, अगर आपने इन दोनों को अलग अलग टर्म मान लिया ना, मैनी को अलग और ए को अलग, तो ये मैनी तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये आर्टिकल हो जाएगा, है ना। और ये दोनों अलग अलग टाइप के नाउन के साथ लगते हैं। एक ही टाइम पे एक ही नाउन मैनी और ए कैसे हो सकता है, ऐसे लिख सकते हो, मैनी अ बॉय, ये चीज़ पॉसिबल है। अभी कोई चीज़ मैनी भी हो जाए और अ भी हो जाए, इज़ इट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। तो उसका फिर इलाज क्या है, उसका इलाज ये है कि आपने गलत तोड़ दिया इसको भाई साहब। होना क्या था, ये मैनी और ए ही थे। ये मैनी और ए के बीच में स्पेस ज़रूर है, लेकिन ये एक एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एक ऐसा डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर कुछ नहीं होते, खाली शब्द भारी एडजेक्टिव होते हैं, मान के चला करो बस, ठीक है। दिमाग में बैठा लो, डिटर्मिनर इक्वल टू एडजेक्टिव, डिटर्मिनर इक्वल टू एडजेक्टिव। डिटर्मिनर क्या काम करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। नाउन के बारे में कुछ बताने का काम करते हैं, मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। डिटर्मिनर क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इतनी बात समझना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो मैनी है ये बेसिकली एक ऐसा एडजेक्टिव है जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, लो थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ आपको। अगर ध्यान हो, मैंने आपको ईच पढ़ाया था। ईच एक ऐसा वर्ड था जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। आप सोचना, एक सेंटेंस इमेजिन करो, ये मैनी की जगह पे अगर मान लो यहाँ पे ईच लिखा होता, मैनी की जगह पे ईच लिखा होता, ईच के बाद नाउन लिखा होता, वो एडजेक्टिव हो गया। तो क्या लिखते हैं, स्टूडेंट्स के स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट लिखते हैं ना, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है, वो एक एक करके बात करता है। ईच स्टूडेंट हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट अमन सर, ऐसा लिखते हैं।
तो ये एक ऐसा डिटर्मिनर है जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है मत देना, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा डिटर्मिनर है जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एक एक करके बात करता है, सिंगुलर करके बात करता है, तो ये नाउन कैसा लिखा जाएगा इसके बाद, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो सिंगुलर आनी तय है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी आएगी। समझ में आया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट लगेगा अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, उनको भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैनी है डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का, लेकिन अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी पूरे के पूरे खुद डिटर्मिनर हैं जो क्वांटिटी बढ़ाते हैं, उनमें नाउन प्लूरल आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लेना थोड़ा सा उन रूल्स को भी, वो अ नंबर ऑफ की तरह ही होते हैं वो भी। अब समझना, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ऑफ प्रिपोजिशन, स्टूडेंट्स इसका ऑब्जेक्ट, नंबर हो गया सब्जेक्ट, ए आर्टिकल, वर्स क्या हो गया मेन वर्ब, प्रेजेंट क्या हो गया एडजेक्टिव है, काम कर रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, एड प्रिपोजिशन है, और सेमिनार इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर आपने इसको ऐसा तोड़ दिया, अगर आपने इसको ऐसा तोड़ा जैसा अभी तक मैंने सिखा रखा है आपको, ऑफ एक प्रिपोजिशन होती है, प्रिपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा, ये वॉज मेन वर्ब है, समझना मेरे भाई, ये वॉज हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बी की फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो उसके बाद आने वाली मेन वर्ब या तो आईएनजी में आती है, वॉज प्रेजेंटिंग लिखा होता, या फिर V3 में आती, वॉज प्रेजेंटेड लिखा होता। ऐसा तो हो नहीं रहा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है यहाँ पर, ना कि वर्ब। ये जो प्रेजेंट है ये एडजेक्टिव है, ना कि वर्ब। एड प्रिपोजिशन है, सेमिनार उसका ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, नंबर के हिसाब से वर्ब लगाओगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, नंबर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन समझना ऐसा है नहीं, ये जो अ नंबर ऑफ है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर सब्जेक्ट है। क्लियरली समझना, ये ए आर्टिकल जो होता है ना, ये किसी चीज़ को जनरलाइज करने का काम आता है। ये आर्टिकल क्या काम आता है, किसी चीज़ को जनरलाइज करने के काम आता है। ये अ नंबर ऑफ, यहाँ पे अ नंबर ऑफ का मतलब एक नंबर नहीं है, ये अ नंबर ऑफ, ये पूरा का पूरा बेसिकली एक ही टर्म है। ये अ नंबर ऑफ क्या है, पूरा का पूरा एक ही टर्म है, और ये क्या करता है, किस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाने का काम आता है। अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ बुक्स वर देयर, बहुत सारी किताबें थी वहाँ। अ नंबर ऑफ बॉयज़ वर देयर, बहुत सारे लड़के थे वहाँ, ठीक। अ नंबर ऑफ बुक्स वर सोल्ड, बहुत सारी किताबें बेच दी गई। अ नंबर ऑफ एक ऐसा डिटर्मिनर है, एक ऐसा डिटर्मिनर है जो किसी नाउन की क्वांटिटी बताने के काम आता है। इसको अ नंबर और ऑफ को अलग अलग मत तोड़ देना कभी, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, वो स्टूडेंट्स ही बनेगा। अगर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। समझ में आया। अ नंबर ऑफ को अलग अलग मत तोड़िए। अ नंबर ऑफ क्या है, क्वांटिफायर है, एक डिटर्मिनर है जो क्वांटिटी बताने के काम आएगा, ठीक है जी। क्या करना है, अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ बॉयज़, ये बेसिकली बॉयज़ की, बुक्स की, इनकी क्वांटिटी बढ़ाने के काम आ रहा है, ठीक। अब इस सेंटेंस पे आओ। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट हैपनिंग ओइंग टू द यूज़ ऑफ मोबाइल्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब ये जो एरर है ना द नंबर ऑफ वाला, ये बैंक वालों का तो फेवरेट है। जितनी बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर आएगा, 10 बार आया तो 8 बार ये द नंबर ऑफ का एरर देते हैं वो, ठीक। तो थोड़ा सा इसको देख लेना मेरे भाई। अब इसमें और इसमें फ़र्क पता क्या है, ये ए आर्टिकल जब लगा हो ना नंबर से पहले, तब तो ये पूरा का पूरा क्वांटिफाइड डिटर्मिनर हो जाता है, ठीक है, नाउन की क्वांटिटी बताने के काम आता है। लेकिन अगर द नंबर लिखा हो तो समझ जाना है किसी स्पेसिफिक चीज़ के नंबर की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के नंबर की बात हो रही है, कह लो किसी स्पेसिफिक नंबर की बात हो रही है। तो इस बार जो सब्जेक्ट होगा ना मेरे भाई वो नंबर होगा। अगर इससे पहले द आर्टिकल लगा हो तो ये डेफिनेट हो गया। अब ये किसी चीज़ के पर्टिकुलर नंबर की बात हो रही है, नंबर बढ़ घट जाएगा। इस बार क्या था, ये स्टूडेंट्स कम ज़्यादा थे, ये स्टूडेंट्स की बात हो रही थी। इसमें किस बात की, इसमें किसकी बात होगी, इसमें नंबर की बात होगी। ये जो नंबर है ना, एक्सीडेंट का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। ये जो एक्सीडेंट है, मान लो पहले 400 होते थे, 500 होने लगे, फिर 600 होने लगे, फिर 700 होने लगे। इस बार ये नंबर बढ़ घट रहा है, ठीक है। इस बार इसके हिसाब से नहीं, इस बार वर्ब इसके हिसाब से आनी है। समझिए फिर से, अ नंबर ऑफ बेसिकली क्या है, किसी नाउन की क्वांटिटी बताने के काम आता है। लेकिन द नंबर ऑफ के केस में ऐसा नहीं है। द नंबर ऑफ में ये सब्जेक्ट कौन हो जाता है, ये नंबर हो जाता है, ठीक। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। एक्सीडेंट क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब देखो, इतनी बात तो तुम भी समझ रहे होगे कि ये जो हैपनिंग है ना, यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्योंकि V1 + ING अगर वर्ब का काम करती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आती है ना, पढ़ा रखी बात। तो V1 + ING अगर वर्ब होती तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आती, ठीक। ये बेसिकली एक्सीडेंट्स के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगी, हैपनिंग, ठीक। ओइंग टू आपको पता है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, ओइंग टू, ड्यू टू, प्रेपोजिशन की तरह काम करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है, ठीक। ये यूज़ यहाँ पे नाउन है, क्योंकि इससे पहले द आर्टिकल लगा हुआ है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, मोबाइल से इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये आर जो है ना, ये आर इंक्रीजिंग, ये वर्ब है उस द नंबर की, ठीक। ये डे बाई डे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है।
फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। सेंटेंस थोड़ा सा बढ़िया था, इसको फिर से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कि करके समझिएगा। और प्रेपोजिशन है, एक्सीडेंट इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हैपनिंग क्या, देखो वर्ब तो ये है नहीं, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जेरेंट होता तो ये नाउन होता है, एक नाउन ये नाउन, दो नाउन साथ में कैसे आ रहे हैं। तो समझना कौन से एक्सीडेंट जो हो रहे हैं मोबाइल की वजह से, कौन से एक्सीडेंट जो मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। बेसिकली इन एक्सीडेंट को क्वालिफाई कर रहा है, इन एक्सीडेंट की विशेषता बता रहा है, इस एक्सीडेंट को क्लासीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और V1 प्लस में ING जब एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो क्या नाम पड़ता है उसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये ओइंग टू, ड्यू टू, ये क्या होते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर प्रेपोजिशन की तरह काम करें तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं, ठीक है। ओइंग और टू दोनों मिलकर प्रेपोजिशन की तरह काम करें। ओइंग टू व्हाट, ओइंग टू व्हाट, ओइंग टू द यूज़। अब ये यूज़ से पहले दा लगा हुआ, यूज़ वैसे वर्ब भी होती है, यूज़, यूज्ड, यूज्ड, लेकिन मेरे भाई यहाँ यूज़ से पहले दा लग गया तो इसका मतलब ये नाउन है यहाँ पे, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रेपोजिशन है मोबाइल से, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये डे बाय डे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह से काम करता है, एवरी डे, दिन प्रतिदिन ऐसा कह लो इसको, ठीक है। कोई चीज़ जब ग्रेजुअली इंक्रीज डिक्रीज होती है तब हम डे बाय डे लगाते हैं, ठीक। ये आर इंक्रीजिंग इसकी वर्ब हो गई, किसकी वर्ब होगी, इस नंबर ऑफ की वर्ब हो गई। अब आपको बताइए नंबर किस चीज़ के स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहा था, आर्टिकल आया हुआ इसके साथ, डेफिनेट है ये तो। अगर ये डेफिनेट है, सिंगुलर है, तो वर्ब पे कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, ठीक। अब समझना अ नंबर ऑफ क्या है, ये पूरा का पूरा एक ही वर्ड है जो इसकी क्वांटिटी बता रहा है, और सब्जेक्ट ये है। अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन क्या है, सिलेक्शन में काम कर रही है, तो ये तो नाउन प्लूरल लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्ब आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है जी। समझना। अब नेक्स्ट, ये जूरी ना एक कलेक्टिव नाउन होता है। जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। बेसिकली जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। गैंग क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब आपने बात पढ़ भी रखी होगी, फिर से दोबारा बता देता हूँ। देखो ये कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना, जब ये पूरी की पूरी जितने भी इनके एलिमेंट्स हैं, जितने भी इनके मेंबर्स हैं, उनको इकट्ठा रेफर करें, तब तो एक एंटिटी माने जाते हैं और वर्ब सिंगुलर आती है इनके साथ, इनको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपको लगे कि नहीं सारे मेंबर्स की बात करनी है, तो इनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। समझ के देखना, मैं कहूँ इंडियन टीम हैज़ प्लेड वेल कि हैव प्लेड वेल, हैज़ प्लेड वेल, पूरी की पूरी टीम की बात करनी, किसी स्पेसिफिक प्लेयर की बात तो बात कर रही नहीं, सारी टीम बढ़िया खेली तो हैज़ प्लेड वेल लिख दिया आपने। लेकिन अगर मैं कहूँ द टीम इज़ रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, कि द टीम आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। अब समझना, सीट जो होगी हर प्लेयर की अलग अलग होगी, पूरी टीम की एक सीट तो होने से रही, और सीट का सीट्स भी करके दे रखा है, देयर सीट भी लगा रखा है, तो इससे आपको हिंट आ जाना चाहिए कि यहाँ पे शायद पूरी टीम की एक साथ बात नहीं करनी, इंडिविजुअल प्लेयर्स को रेफर करना है, तो द टीम आर रिक्वेस्टेड करना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन जनरली सिंगुलर माने जाते हैं, वर्ब भी सिंगुलर रहते हैं, इनको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ ऐसा लगा हो, ऐसा लिखा हो जिससे आपको पता चल जाए कि रेफरेंस यहाँ पे सिंगुलर का नहीं, इंडिविजुअल को रेफर करना है, हर एक एलिमेंट को रेफर करना है, हर एक मेंबर को रेफर करना है, तो उस केस में आप इस नाउन को प्लूरल मानेंगे और वर्ब भी प्लूरल की तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिएगा ज़रा, द जूरी हैज़ गिवन देयर वर्डिक्ट, द जूरी हैव गिवन देयर वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला। बेसिकली ये जो जूरी है, ग्रुप ऑफ जजेस है, इसने फैसला सुना दिया सलमान खान के केस पे यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत होकर, यूनानिमस एक साथ, एक मत होकर। ये जो जूरी है इसने फैसला सुना दिया सलमान खान के केस पे एक मत होकर। एक मत का मतलब क्या, सबका फैसला है कि सबका मत एक है, या तो सारे के सारे कह रहे हैं गिल्टी है, या सारे के सारे कह रहे हैं नॉट गिल्टी है। अगर सबका फैसला एक ही है तब पूरी सारे के सारे लोगों ने एक टीम की तरह काम कर दिया, एक एंटिटी की तरह काम कर दिया, तब तो कैसी आएगी वर्ब, सिंगुलर आएगी, हैज़ गिवन आएगा, और यहाँ पे देयर नहीं क्या आ जाएगा, इट्स आ जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रेपोजिशन है, केस इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सलमान नाउन है जो पॉजेसिव केस में लिखा गया, काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह से। कौन सा केस, सलमान का केस। ये यूनिवर्सली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक, जो इस गिवन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है जी। अब समझना, फिर से बता देता हूँ, अगर ये जो जूरी है ये एक एंटिटी की तरह काम कर दें, मतलब सारे के सारे ग्रुप जो मेंबर हैं वो एक एंटिटी की तरह काम कर दें, तब तो वर्ब सिंगुलर और सारी एडजेक्टिव वगैरह भी सब सिंगुलर के हिसाब से लगेंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा सेंटेंस लिख दो जिससे पता चले कि ये जो एक एंटिटी नहीं रहा, अलग अलग हो गया, जैसे अगर यही सेंटेंस होता और इसके अंदर मैं लिख देता द जूरी वर या वॉज डिवाइडेड, द जूरी वॉज डिवाइडेड, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन the jury was divided in its verdict on Salman's case. The jury was divided in its verdict on Salman case.
जूरी जो है वो डिवाइड हो गई थी उसके फैसले में, जूरी डिवाइड हो गई थी अपने इस फैसले में सलमान खान के केस पे। अब अगर सोचो जूरी डिवाइड होगी का मतलब क्या है, भी कुछ मेंबर कह रहे हैं गिल्टी है और कुछ मेंबर कह रहे हैं नॉट गिल्टी है। अब समझना, अगर जूरी डिवाइड होगी तो कोई भी चीज़ जब डिवाइड होती है तो कम से कम 2 में तो बढ़ती है ना। तो इसका मतलब इस बार क्या है, इस बार पूरी टीम एक तो रही नहीं, इस बार डिवाइड हो गई, माने प्लूरल हो गई। तो इस बार जो जूरी वर्ड क्या हो जाएगा, वो प्लूरल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो जूरी वर डिवाइडेड लिखना पड़ेगा, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन या इन देयर वर्डिक्ट। समझ में आया। कलेक्टिव नाउन वर्ब लेते हैं सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन वर्ब लेते हैं सिंगुलर जब पूरी टीम की एक साथ बात करनी है, और कलेक्टिव नाउन वर्ब लेते हैं प्लूरल जब उनके इंडिविजुअल मेंबर्स को रेफर करना हो। जनरली एरर आता है टीम वीम वाला इस पर, ठीक है। टीम का जूरी पा, टीम का जूरी का अगर आपको मतलब शर्ट ट्राई करने की बात करनी हो, ड्रेस ट्राई करने की बात करनी हो, सीट लेने की बात करनी हो, उस केस में मेंबर्स को रेफर करना होता है, वर्ब प्लूरल आ जाती है। अदरवाइज कलेक्टिव नाउन वर्ब सिंगुलर लिया करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अपन ने डील कर लिए। जो जो ऐसे कॉन्सेप्ट थे तो आपको परेशान कर सकते थे वो मैंने बोर्ड पर डील कर दिए, ठीक। इसके अलावा जो इन पे बेस कुछ और सेंटेंसेज हैं वो आप मेरे नोट से देख सकते हैं, या कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जैसे गुलिवर ट्रैवल्स, किसी बुक का नाम है भाई, इसके साथ वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर आएगी, तो बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हैं। सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, गुलिवर ट्रैवल हो गया, वेस्ट इंडीज़ हो गया, लास्ट में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, वर्ब सिंगुलर आती है। वन ऑफ द के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, सबको पता है एक की बात कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो आप वो नोट से रीड कर लेंगे। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं अनअकैडमी पर अपने एरर की प्रैक्टिस भी चल रही है। एडजेक्टिव चैप्टर के एरर प्रैक्टिस हो गए, प्रोनाउन के प्रैक्टिस हो गए, प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस हो गए। मेरा एक स्टूडेंट है विकास मिठारवाल जो अभी कोचिंग में पढ़ा भी रहा है, जयपुर के अंदर ही 2 कोचिंग में पढ़ा रहा है, उसके भी 250 बच्चों के बैच चलते हैं मेरे भाई, ठीक। तो समझना, जितना आपको ज्ञान मिल रहा है उतना एक्वायर कीजिए। ये मत ध्यान दीजिए कि सर अब आप उस पर नहीं पढ़ा रहे, ये है वो धोखाधड़ी कर दी और ये वो बेचारे को परेशान करे और कमेंटों के जवाब दे दे के मर जाता है वो सारा दिन कि हाँ भाई ये है वो है। उसको मैंने ही बोला था कि यार बोल देना मेरी ये वजह, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक। लेकिन समझना मेरे भाई, मेरा मकसद ये था कि एक तो ये तरीका है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं रोक ही दूँ। ऑप्शन नंबर 1 कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अनअकैडमी पे भी ना पढ़ाऊँ और मैं यूट्यूब पे भी ना पढ़ाऊँ। एक ऑप्शन ये था। फिर भी मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ बच्चों का फ़ायदा होता रहे। मैंने उसको बोला भाई यार तेरे पास टाइम है, मैं तो थोड़े मोटे वीडियो वगैरह बना दिया कर, बच्चों की थोड़ी मोटी प्रैक्टिस करवा दिया कर। तो अनअकैडमी पे वो बना रहा है और यूट्यूब पे जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं बना रहा हूँ। मैं तो आपका मैक्सिमम फ़ायदा सोच रहा हूँ। तो मेरे भाई आप भी कोऑपरेट करिए, उसके साथ बहुत बढ़िया टीचर है, समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है, तभी वो आज की डेट में कोचिंग में पढ़ा रहा है। और सोचिए मैंने भी अगर किसी को ये अपॉर्चुनिटी दी है, मैंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, ठीक। उसके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आप कोऑपरेट करिए और जितना हो सके एडवांटेज लीजिए, सीखिए फ्री कंटेंट का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।